जय हिंद। आप लोगों का स्वागत हमारे एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सोशल साइंस का हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है रूलिंग द कंट्री साइड आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज की इस वीडियो में जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 3 होने वाला है रूलिंग द कंट्री साइड वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग देखेंगे कि द कंपनी बिकम्स द दीवान, मतलब कि जब कंपनी दीवान बन गई थी, जब कंपनी दीवान बन गई थी तो उन्होंने कौन कौन सा डिसीजन लिया, क्या क्या किया था, वही हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे और जानेंगे दीवान होता क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस फिगर को। इस फिगर में ये जो यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आपके बुक में क्लियर दिखा। यहाँ पे ये रॉबर्ट क्लाइव है जो कि जो मुगल बादशाह शाह आलिम, यहाँ पे याद रखिए शाह आलिम औरंगजेब का बोल सकते हो बेटा था। शाह आलिम द्वितीय मतलब शाह आलिम सेकंड यहाँ पे बैठा हुआ, वो क्या कर रहे हैं, जो ये रॉबर्ट क्लाइव है उसे परमिशन दीवानी राइट्स दे रहे हैं। दीवानी नहीं, दीवान का मतलब है कि आपको ये हक है कि एक जगह का जितना भी टैक्स है वो आप कलेक्ट करें, उसके बाद फिर सीधा जो राजा है उसको दें, उसी को दीवान बोलते हैं। पर तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर क्या कि कलेक्ट करते थे, देते भी थे राजा से, पर उल्टा राजा से भी लेते थे और ज़्यादा अमाउंट में ये फार्मर से पीजेंट से लेते थे जो कि अपना प्रॉफिट के लिए। तो यह अभ्यास चलो शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा दीवान कब मिला था, 12 अगस्त 1765 को दीवान मिल गया था कंपनी को। 65 दो आप याद रखिए, 65 1765 एक साल अगर पहले चलोगे तो 1764 जिसमें से बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, वहीं तो 1757 में क्या हुआ था, ये बैटल ऑफ प्लासी, आप याद रखिएगा। अब द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडियन कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल, और कहाँ का दीवान बनाया था, मुगल्स ने अपॉइंटेड कर दिया था ईस्ट इंडियन कंपनी को कि जो बंगाल है, जो कि अभी मतलब कि बंगाल पहले बहुत ही बड़ा एरिया हुआ करता था, उसमें आता था बिहार आता था, उत्तर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सब जो भी स्टेट है वो क्या कहाँ आता था, बंगाल में। तो बंगाल बहुत ही बड़ा एरिया था जिसको क्योंकि बंगाल का दीवान मिल गया था। और आगे देखते हैं। तो दीवान ऑफ बंगाल, द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबिलिटी टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव से 10। और ये सब का कौन से गवर्नर थे, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे ना, रॉबर्ट क्लाइव जनरल गवर्नर थे। तो किसके अंडर हो रहा था, रॉबर्ट क्लाइव के। वही तो टेंट्स विथ अ फ्यू इंग्लिशमैन्स and Indians as witness, but in the painting above the event as the shown as the majestic occasion। और यहाँ पे क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रॉबर्ट क्लाइव उसके कुछ आदमी और वहीं पे मुगल से है और इंडियन को कुछ है कि वो बाद में अगर ना हो पाए कि आपने एक क्या कि दीवानी राइट्स नहीं दिया, वो इसलिए विटनेस के तौर पे है। तो ये बताया गया यहाँ पे ओकेशन से टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सिटिंग द पेंटर वाज commissioned by Clive to record the memorable events in Clive life. The grants of Diwan clearly was one such a event in Britain imagination। तो वहीं पे दीवान एक बहुत ही बड़ा इमेजिनेशन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हम लोग को दीवान मिल गया और दीवान से उन्होंने बहुत ही बड़ा प्रॉफिट भी किया था। तो तब आगे देखते हैं। As Diwan, the company becomes the chief financial administration of the territory under the control. Now it had to think of administrations the land and organize its revenue resources। उसके बाद जब दीवान मिल गया तो सोचने लगे कि हम लोग को कैसे ज़्यादा प्रॉफिट में आए, कैसे तो कैसे टैक्स को ज़्यादा कलेक्ट किया जाए और कि वो क्या कि एग्रीकल्चर पे ध्यान दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंडिया किस चीज़ के लिए माना जाता है, कल्चर के लिए। और कल्चर मेन होता है कि
खेती, तो खेती पहले बहुत ही जो क्या कि सोने का चिड़िया भी भारत को कहा जाता था कि बहुत सोना था। और जो फार्मर्स थे वो सोना उगाया करते थे खेत से। वो जो अनाज जो फसल उगाते थे भारत में जो उगता था, वो भारत के कोई भी किसी भी कोने में वैसा फसल नहीं उगता था। इसलिए वो सोचे कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करें। तो रिसोर्सेज to enough revenue had also to ensure that it could pay buy the products it needed and then and sell what it's wanted। उसके बाद फिर क्या कि वो कम लेस प्राइस में खरीदते थे प्रोडक्ट पीजेंट से। उसके बाद फिर उसको हाई प्राइस में बेचते थे। कहाँ? अपने कंट्री ले जाकर, ब्रिटेन में ले जाकर। तो ये पेज समझ में आएगा, हम लोग देख सकते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे देखते हैं ओवर द इयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट it had to move with some cautions, began an allied power. It needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoy authority and prestige। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि हम लोगों को कोई दूसरे भी जगह पे मूव करना है, कोई कौशल की कोई भी चीज़ को करने से अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद अलाइन पावर, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अलाइन पावर होता क्या है। तो वही उसके बाद फिर दो who had held the local power had to control by but they could not entirely eliminate। उसके बाद फिर क्या है कि राजा तो राज करते थे पर वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करते थे। could they not entirely eliminated। However was to be done in this chapter, we will see how company came to colonize the countryside, organize revenue resource, redefine the rights of peoples and produce the crops in wanted। उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स आए, कैसे उन्होंने क्रॉप्स ग्रो किए, कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स थे जो उनके लिए फ़ायदे में हुआ, और कैसे वो कंट्री साइड को रूल किए। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक रिवेन्यू फॉर द कंपनी। सबसे पहला चीज़, क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू होगा ना, क्योंकि अगर कंपनी का रिवेन्यू अगर होगा ही नहीं, अगर उसके पास पैसे नहीं होगा कंपनी के पास, तो वो कैसे चलाएगा, वो कैसे प्रॉफिट में आ पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले रिवेन्यू मीन्स पैसा। वही The company had become the divan, but it still saw itself primarily as a trader। जब कंपनी को तो एक दीवान मिल गया था, पर वो क्या कि ऐसी अपने आप को ट्रेडर के रूप में माना जाता है। It wanted a large revenue income, but was unwilling to set up any regular system of assessment and collections। The effort was to increase the revenue as much it could buy fine cottons and silks cloths as cheaply as possible। उसके बाद फिर उनका ये मोटिव था कि जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करना और प्रॉफिट में आना। और इसके लिए वो क्या करते हैं कि जो सिल्क था, सिल्क क्लॉथ्स, ये सब एक ही चीपली में क्या कि जितना भी बन सके खरीदना था, जितना भी बन सके पॉसिबल था उतना खरीदते थे। और वो क्या कि इंक्रीज करके अपने मतलब कि पैसा डबल करके या फिर बढ़ा कर बेचा करते थे। तो ये रेगुलर कुछ ऐसे सिस्टम भी उन्होंने लाया था जिससे कि जो एक कलेक्शन था वो बढ़ सके। तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो अब देखते हैं आगे। विथिन 5 years, मतलब 5 सालों के अंदर द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। और जब मतलब कि जो प्रोडक्ट खरीदे तो उसका डबल हो गया था कुछ ही साल, 5 साल में। बिफोर 1765 द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया by importing gold and silver from Britain। और 1765 से पहले क्या कि ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लाया करते थे, और फिर क्या कि उससे से खरीदते थे प्रोडक्ट्स, और फिर उसके बाद फिर जाकर बेचते थे। तो याद रखिएगा क्या लाते थे, तो गोल्ड और सिल्वर। Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export। उसके बाद फिर क्या कि सीधा से वहीं से
क्या करते थे, यहीं से पैसा कलेक्ट करते थे और एक्सपोर्ट करके बेचते थे। तो soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep a crisis। उसके बाद फिर क्या कि भूखमरी, फैमिन भी आया था, बहुत सारे प्रॉब्लम भी ऐसे क्या कि बंगाल में झेल रहे थे। जो कंपनी भी चल रही थी, तो वो artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low price। और जो peasants से जो लोग सामान बेचते थे, उनको मजबूर किया जाता था कि वो लो प्राइस में कंपनी को बेचे। तो peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them। और उसके बाद फिर क्या कि वो क्या कि थक हार जाते थे, जो कि उनसे बन नहीं पाता था कि जो टैक्स होता है वो फिर लास्ट में दे नहीं पाते थे, जिसके कारण क्या कि कुछ ऐसे डिसीजन लेते थे जो कि उनके बाद फिर वो उनका डेथ हो, बोल सकते हो कि जो कुछ फार्मर्स थे वो अगर टैक्स नहीं दे पाते थे, उसका जमीन ही ले लिया जाता था फार्मर्स में। और द आर्टिजन्स प्रोडक्शन was in decline and agriculture cultivation से शो साइन ऑफ कोलैप्स। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर मतलब कि जो लोग अच्छा से टैक्स नहीं दे पाते थे, उसका खेती लेकर बेच दिया जाता था, जिसके कारण एक क्या कि फेमिन मतलब कि भूखमरी आया था। वो 1770 में 1770s में एक ही जो बंगाल का 1/3 पॉपुलेशन अगर 30 लाख है, जिसमें से 10 लाख लोग मर गए थे। तो then in 1770 terrible famine killed 10 million people in Bengal। 10 मिलियन आप याद रखिएगा, बंगाल 10 मिलियन अगर मतलब कि 1 करोड़, अगर जैसे ये 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, तो 10 मिलियन में 1 करोड़, मतलब कि 3 करोड़ में से 1 करोड़ आदमी मर गए थे भाई। ये किससे, भूखमरी से। अबाउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन वाज वाइप आउट, और वाइप आउट हो गया था, तो खत्म हो गया था। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग देखते हैं द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। उसके बाद फिर क्या कि कंपनी ने सोचा कि अगर सभी लोग अगर मरेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग को टैक्स कौन देगा, हम लोग को प्रॉफिट कहाँ से आ पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कि बहुत सारे मतलब 3 ऐसे सिस्टम लाए थे मतलब कि जो फार्मर्स के जो लैंड थे उनको इम्प्रूव करने के लिए। वो कौन कौन से वही देखते हैं। तो if the economy was in ruin, could the company be certain of its revenue income। मतलब कि उसके बाद फिर अगर ऐसे ही चलते रहा तो उनको इनकम को कुछ होगा ही नहीं। Most company official began to feel that the investment in land had to encourage and agriculture had to be improved। और फिर क्या कि कुछ ऐसे लोग मतलब कंपनी के लोग सोचते थे कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर में मतलब लैंड में अगर पैसे लगाएंगे, खर्च करेंगे, तो जिससे कि लैंड का क्वालिटी फर्टिलिटी बढ़ेगा, जिससे क्या कि मतलब बोल सकते हो क्रॉप वो ज़्यादा होगा, और जिससे हम लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं। हाउ वाज दिस टू बी, और ये कैसे हुआ। तो आफ्टर 2 डिकेड्स, मतलब 2 डिकेड्स का मतलब कि 20 साल, 1 डिकेड से मतलब होता है कि 10 साल, और 2 डिकेड मीन्स 20 साल, वहाँ पे लिखा हुआ भी ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन से, मतलब 20 सालों तक की क्वेश्चन रहा कि क्या लाइन जिससे ठीक हो पाए। तो कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। तो 20 साल लगे थे परमानेंट सेटलमेंट लाने के लिए। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या कि इस सेटलमेंट में होता है क्या कि जो फार्मर्स थे उनके पास क्या कि एक फिक्स्ड क्या कहते हैं, फिक्स्ड एक रिवेन्यू दे दिए थे कि आपको इतना ही इतना देना है, कोई सा भी हालत हो इतना इतना देना है रिवेन्यू। तो ये बताया, ये कब लगा 1793 में। अपने 1770 में क्या हुआ था कि फेमिन आया था। 1793 में क्या हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट लाएगा, तो सोच सकते हो। तो बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट्स, और जो ये परमानेंट सेटलमेंट वो किस चार्ल्स कॉर्नवेलिस से लाए थे परमानेंट सेटलमेंट। द राजास एंड द तालुकदार वे रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट rent from peasants and pay revenue to the company। or the amount to be paid was fixed permanently, that is was not to be increased ever in future। इसमें होता है कि जो कंपनी के जो तालुकदार मतलब कि जो तालुकदार होते थे, जो हाँ राजा और तालुकदार, वो क्या करते थे कि वो जो पीजेंट्स मतलब कि
जो खेती बाड़ी करते थे फार्मर्स, उनसे क्या कि वो खरीदते थे, मतलब टैक्स लिया करते थे। और वो जो टैक्स होता है वो हमेशा फिक्स ही रहता है, कभी फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकता। और टैक्स लेकर उसके बाद फिर कंपनी को दिया जाता है, और कंपनी को दिया जाता है, और ये कभी टैक्स फ्यूचर में नहीं हो सकता। इट वाज फेल्ट दैट these would ensure a regular flow of revenue into the company coffers officers, and the same time encourage the zamindars to invest in improving the land। उसके बाद फिर कंपनी ने भी बोला जाता है कि कुछ अगर प्रॉफिट हो तो कि जो पैसा मनी जो लैंड को इम्प्रूव करने में भी ये दिखाए, जिससे क्या कि आप उतना हो। अगर मान लीजिए अगर एक प्लॉट में अगर 50 केजी अगर राइस हुआ, अगर उसमें और इन्वेस्ट करेंगे तो 50 से 100 केजी भी हो सकता है, 50 से 60 केजी भी हो सकता है। तो ऐसे उसलिए बोला गया कि इन्वेस्ट भी करें और इसमें लैंड को इम्प्रूव करने में, improving the land. Since the revenue demanded of the state would not be increased, the zamindars would benefit from increased production from the land। उसके बाद जो जमींदार और जो तलुकदार राजा थे उसी को क्या राजा और तलुकदार को जमींदार बोलते हैं, बल्कि एक जो जमीन का वो क्या कि दादा मतलब कि राजा था बोल सकता हूँ वही। तो इसमें क्या होता था, जो जमींदार थे वो क्या कि खेती में मतलब कि जो खेत है उसमें कोई पैसे लगाते नहीं थे, इंप्रूव भी नहीं करते थे। तो ये प्रॉब्लम था। हम लोग देखेंगे तो कि परमानेंट सेटलमेंट में प्रॉब्लम क्या है हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत। अगर आपने कुछ डाउट होगा, आपके पास कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट में बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।